हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत सौरमंडल के विषय में पढ़ेंगे। तो सौरमंडल के अंतर्गत प्रमुख चीज़ें क्या क्या हैं, जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनके विषय में जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा सौरमंडल का परिचय। सौरमंडल में सूर्य, पृथ्वी सहित 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, पुच्छल तारे आदि सम्मिलित हैं। यानी सौरमंडल में सूर्य और पृथ्वी को लेकर 8 ग्रह हैं और उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, पुच्छल तारे आदि ये सम्मिलित किए जाते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यानी सूर्य जो है वो सौरमंडल के बीचों बीच स्थित है। सभी 8 ग्रह निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी ये जो सभी 8 ग्रह हैं, ये एक निश्चित कक्षा यानी एक निश्चित रास्ते से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो ग्रह सूर्य के जितना निकट है, जो ग्रह सूर्य के जितने नज़दीक है, उसकी परिभ्रमण गति भी उतनी अधिक है। यानी जो ग्रह सूर्य के जितना नज़दीक पाया जाता है, उसका परिभ्रमण गति भी उतनी अधिक है। साथ ही ये सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूर्णन भी करते हैं और साथ में ये सूर्य का परिभ्रमण करने के साथ साथ जो है, ये ग्रह जो 8 ग्रह हैं, ये अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, तो यहाँ पर ग्रहों की विशेषता बताई गई है कि ग्रहों का जो है वो अपना प्रकाश नहीं होता, जबकि तारों का अपना प्रकाश होता है और तारे जो होते हैं उनका एक अपना प्रकाश होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इसका आकार छोटा एवं घनत्व अधिक है, जबकि बृहस्पति, शनि व अरुण एवं वरुण वायग्रह कहलाते हैं और इनका आकार बड़ा एवं घनत्व कम है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये चारों ग्रह जो है आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, यानी पार्थिव ग्रह। और इनका जो पार्थिव ग्रह है या आंतरिक ग्रह है, इनका आकार जो है वो छोटा है, लेकिन इनका घनत्व जो है वो अधिक होता है। जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण वायग्रह कहलाते हैं और वायग्रह के आकार जो है वो बड़े हैं, लेकिन वायग्रह का जो घनत्व है वो कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। बुध जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है और बुध के बाद जो है क्रमशः शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण का स्थान आता है। सूर्य के काफी निकट स्थित होने के कारण बुध एवं शुक्र काफी गर्म है। सूर्य से ज्यादा नजदीक होने के कारण जो बुध और शुक्र ग्रह है, ये काफी गर्म ग्रह हैं, जबकि अन्य ग्रह जो है वो अपेक्षाकृत ठंडे हैं। जबकि जो है अन्य बाकी जो 6 ग्रह हैं वो अपेक्षाकृत बुध और शुक्र से जो है वो ठंडे हैं। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट है और शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के जो है, यानी हमारी पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। इसके पश्चात जो है, शुक्र के पश्चात पृथ्वी के निकट ग्रह जो है वो क्रमशः मंगल, बुध, बृहस्पति का स्थान आता है। तो शुक्र के बाद जो है पृथ्वी के नजदीक का सबसे ग्रह मंगल, उसके बाद बुध है, उसके बाद बृहस्पति का स्थान आता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद क्रमशः शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल तथा बुध का स्थान आता है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट में बताया गया है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उसके बाद कौन सा ग्रह का स्थान आता है, ये क्रम वाइज दिया गया है। तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि का स्थान आता है और शनि के बाद अरुण का स्थान आता है, अरुण के स्थान वरुण का स्थान आता है और वरुण के बाद 5वें नंबर पर पृथ्वी का स्थान आता है, 6ठे नंबर पर शुक्र का स्थान आता है और 7वें नंबर पर मंगल का स्थान आता है और सबसे लास्ट यानी 8वें नंबर पर बुध का स्थान आता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, पृथ्वी एवं शुक्र का आकार लगभग बराबर है। पृथ्वी और शुक्र जो है ये
आकार में लगभग बराबर हैं, अतः दोनों ग्रहों को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और इसी कारण से आकार में बराबर होने के कारण इन दोनों ग्रहों को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। नासा के अनुसार शनि के 82 उपग्रह अथवा चंद्रमा है। नासा के अनुसार अगर देखा जाए तो शनि के जो है वो 82 उपग्रह हैं और बृहस्पति के जो है वो 79 जो है यानी 79 उपग्रह हैं, 79 उपग्रह हैं और अरुण के 27 तथा वरुण के 14 उपग्रह हैं। इसके अतिरिक्त 27 उपग्रह ऐसे हैं जिनकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और इसके अतिरिक्त 27 उपग्रह ऐसे भी हैं जिनकी पुष्टि ये नहीं हुई है, जिनकी पुष्टि अभी तक नहीं की। इनमें से 17 जो है वो 27 में से 17 जो है वो बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं और 9 जो है वो शनि ग्रह के उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमेड और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ये पॉइंट्स यहाँ पे, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह गैनीमेड है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी के अनुसार शनि और बृहस्पति के लगभग 53 उपग्रह अथवा चंद्रमा। एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो शनि और बृहस्पति के लगभग 53 उपग्रह हैं और यूरेनस के 27 उपग्रह हैं और नेपच्यून के जो है वो 13 उपग्रह हैं। बुध एवं शुक्र का जो है ये कोई उपग्रह नहीं, यानी ये जो दो प्लैनेट हैं हमारे बुध और शुक्र, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा फोबस एवं डिमोस, मंगल के 2 उपग्रह हैं। फोबस और डिमोस जो है ये 2 उपग्रह हैं और ये दोनों उपग्रह जो हैं वो मंगल के हैं। मंगल के 2 उपग्रह भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन जो है, घूर्णन की दिशा जो है पश्चिम से पूर्व है। शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी जो ग्रह हैं वो घूर्णन जो करते हैं अपनी जगह पे वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में करते हैं, जबकि शुक्र और अरुण जो है ये बाकी अन्य ग्रहों की घूर्णन की दिशा के विपरीत करते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र जो है ये हमारे सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह है और इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन जो है और शुक्र को पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है और मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट शनि ग्रह 3 चमकदार संकेंद्रीय वलयों से घिरा है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा शनि ग्रह जो है वो 3 चमकदार संकेंद्रीय वलयों से घिरा है, मतलब चारों तरफ उसे संकेंद्रीय वलय पाए जाते हैं 3। और टाइटन शनि का सबसे बड़ा, और टाइटन उपग्रह जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और फोबे जो है वो शनि का सबसे छोटा उपग्रह है। प्रेक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। प्रेक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य के बाद जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, यानी सूर्य भी एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है और प्रेक्सिमा सेंचुरी जो है पृथ्वी से 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। नोट, यह प्रकाश वर्ष यहाँ पे प्रकाश वर्ष के बारे में बताया गया है। एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में प्रकाश की गति जितनी दूरी तय करती है उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट जो दूसरा चैप्टर है हमारा वो आकाशीय पिंडों के बारे में है। तो सौरमंडल में प्रमुख कौन कौन से आकाशीय पिंड हैं या ब्रह्मांड में, इन चीज़ों के विषय में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट हमारा है आकाश गंगा या मंदाकिनी।
तो आकाशगंगा या मंदाकिनी किसे कहते हैं? यह तारों का एक विशाल पुंज है। यानी आकाशगंगा या मंदाकिनी जो है ये तारों का एक विशाल पुंज है। अंतरिक्ष में 10,000 मिलियन आकाशगंगाएं हैं और हमारे अंतरिक्ष में यानी ब्रह्मांड में जो है वो लगभग 10,000 मिलियन आकाशगंगाएं पाई जाती हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में 1,00,000 मिलियन तारे हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में जो है लगभग 1,00,000 मिलियन तारे हैं। और तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में धूल एवं गैसें भी पाई जाती हैं। यानी आकाशगंगा में तारों के अतिरिक्त जो है वो धूल और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा पृथ्वी एरावत पथ यानी मिल्की वेव। एरावत पथ यानी मिल्की वेव नामक आकाशगंगा का एक भाग है। पृथ्वी जो है हमारी वो मिल्की वेव नामक आकाशगंगा का एक भाग है। और बृहत मैगेलेनिक मेघ, लघु मैगेलेनिक मेघ, उर्सा माइनर सिस्टम, स्कल्पल्टर सिस्टम, ड्रेको सिस्टम आदि अन्य आकाश गंगाएं हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में विभिन्न द्रव्यों के एक साथ संकेंद्रण के फलस्वरूप तारों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर हमें तारों की उत्पत्ति के विषय में बताया जा रहा है कि इस ब्रह्मांड में विभिन्न द्रव्यों के एक साथ संकेंद्रण यानी मिलने के फलस्वरूप जो है वो तारों का निर्माण हुआ और इन तारों का बड़ा समूह मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करता है। यानी द्रव्यों के छोटे छोटे भाग संकेंद्रण से मिलकर वो जो है तारों का निर्माण करते हैं और तारों का बड़ा समूह मिलकर जो है वो आकाशगंगा का निर्माण करता है। विभिन्न निरीक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मांड में 100 अरब से भी अधिक आकाशगंगाएं होंगी। कई प्रकार के निरीक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब से भी अधिक आकाशगंगाएं हैं। इसमें से 10 अरब आकाशगंगाओं को दूरबीन से भी देखा जा सकता है। यानी 100 अरब आकाशगंगाएं जो हैं इसमें से लगभग 10 अरब आकाशगंगाओं को हम दूरबीन से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और 2 अन्य भारतीय यूनिवर्सिटी के सदस्यों की एक टीम ने पृथ्वी से लगभग 4 अरब प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगाओं के एक सुपर क्लस्टर की खोज की है। इस सुपर क्लस्टर का नाम सरस्वती रखा गया है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और 2 अन्य भारतीय यूनिवर्सिटी के सदस्यों की एक टीम ने पृथ्वी से लगभग 4 अरब प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगाओं के एक सुपर क्लस्टर की खोज की है और इस सुपर क्लस्टर का नाम जो है वो सरस्वती रखा गया। नेक्स्ट हमारा है आकाशगंगा में तारों की विशाल संख्या होती है जो ब्रह्मांड रचना की मूल निर्माण इकाइयों के समान होती है। एक सुपर क्लस्टर में 40 से 43 क्लस्टर शामिल होते हैं, जिसके एक क्लस्टर में लगभग 1000 से 10,000 गैलेक्सीज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है मिल्की वे आकाशगंगा जिसमें पृथ्वी मौजूद है। मिल्की वे जो आकाशगंगा है जिसमें पृथ्वी यानी हम लोग हैं, लनाइका नामक सुपर क्लस्टर का भाग है। वो जो है लनाइका नामक सुपर क्लस्टर का भाग है। नेक्स्ट है हमारा निहारिका। तो निहारिका किसे कहते हैं? दूसरा हमारा यह एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है। यानी निहारिका जो है ये अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस एवं धूलकणों से मिलकर बना होता है। ओरियन निहारिका एरावत पथ में स्थित है और ओरियन निहारिका जो है वो एरावत पथ में पाई जाती है।
और तारामंडल नेक्स्ट तीसरा हमारा है तारामंडल। तारामंडल किसे कहते हैं? ये तारों के समूह है। तारामंडल जो है ये तारों के समूह है। प्राचीन काल में इनकी विशिष्ट आकृतियों के आधार पर इनका नामकरण किया गया था। आधुनिक समय में 89 तारामंडलों की पहचान की गई है। इनमें से हाइड्रा सबसे बड़ा है। आधुनिक समय में टोटल 89 तारामंडलों की पहचान की गई है और इन तारामंडलों में जो है वो हाइड्रा सबसे बड़ा है, जबकि सेंटोरा जो है वो सेंटोरा, जेमिनी, लियो आदि अन्य तारामंडल के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हमें 2-3 तारामंडल के नाम दिए गए हैं जो सेंटोरस, जेमिनी, लियो आदि तारामंडलों के उदाहरण हैं। चौथा हमारा है क्वेसर। क्वेसर ये वे आकाशीय पिंड हैं। क्वेसर जो है वे आकाशीय पिंड हैं जो आकार में आकाशगंगा से छोटे हैं, जो आकार में आकाशगंगा से छोटे हैं, परंतु उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। क्वेसर जो है ये आकार में तो वो आकाशीय पिंड है जो आकार में आकाशगंगा से छोटे हैं, परंतु आकाशगंगा से अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार के अत्यधिक चमकीले आकाशीय पिंडों की खोज जो है यानी क्वेसर की खोज जो है 1962 ईस्वी में की गई और 1983 ईस्वी में एक ऐसे क्वेसर की खोज की गई जिसका चमकीलापन जो है सूर्य से 1.1 इंटू 10 की पावर 15 गुना अधिक है। नेक्स्ट हमारा है तारे। तारे किसे कहते हैं? आकाश गंगा में गैसों के बदलाव होते हैं एवं तारों का निर्माण आकाश गंगा में गैसों के बादल होते हैं एवं तारों का निर्माण इन बादलों से होता है। तारों से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है और तारों से निरंतर जो है वो ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। सूर्य भी एक तारा है। अंतरिक्ष में कुछ तारे युग्मों में पाए जाते हैं और अंतरिक्ष में जो है कुछ तारे ऐसे होते हैं जो युग्म में पाए जाते हैं, जिन्हें युग्म तारा कहा जाता है। तारों की मृत्यु तब प्रारंभ होती है, यानी तारे भी मृत्यु होते हैं और इनकी मृत्यु तब प्रारंभ होती है जब इनके कोर में स्थित ईंधन समाप्त होने लगता है। मृत होते हुए तारे में अंततः विस्फोट होता है और जब तारा मृत हो जाता है तो अंत में उसमें एक विस्फोट होता है जिससे कुछ दूर के लिए काफी तीव्र प्रकाश जिसमें कुछ देर के लिए काफी तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है। इसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। यानी मृत तारों में जब विस्फोट होता है तो उस विस्फोट से कुछ देर के लिए काफी प्रकाश उत्पन्न होता है और इस विस्फोट को जो है वो सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। विस्फोट के पश्चात छोटे तारे का अत्यधिक सघन कोर का अवशिष्ट भाग व्हाइट डर्फ कहलाता है और जब विस्फोट हो जाता है तो तारे का जो सबसे अत्यधिक सघन कोर का अवशिष्ट भाग होता है वो जो है व्हाइट डर्फ कहलाता है। बड़े तारे में विस्फोट के पश्चात बचा अत्यधिक सघन कोर का अवशिष्ट भाग जो है वो न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। यानी न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं? तो बड़े तारे में विस्फोट के पश्चात जो है अत्यधिक सघन कोर का अवशिष्ट भाग जो है वो न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है छोटे आकार के कारण न्यूट्रॉन तारा काफी तीव्र गति से घूर्णन करता है और छोटे आकार होने के कारण जो है न्यूट्रॉन तारा जो है ये काफी गति से घूर्णन करता है। ये न्यूट्रॉन तारे की विशेषता हुई एवं विद्युत चुंबकीय किरणों का विकिरण करता है और उसके साथ तेज घूर्णन के साथ जो है न्यूट्रॉन तारा जो है विद्युत चुंबकीय किरणों का विकिरण करता है। ऐसे तारे को पल्सर कहा जाता है और ऐसे जो है न्यूट्रॉन तारे को जो है वो पल्सर के नाम से भी जाना जाता है। काफी बड़े तारे विस्फोट के बाद ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं और जो काफी बड़े तारे होते हैं अगर उनमें विस्फोट होता है तो वो ब्लैक होल के रूप में भी परिवर्तित हो जाते हैं। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण ब्लैक होल से कोई पदार्थ
या किरण बाहर नहीं निकल सकती, और ब्लैक होल में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण कोई भी पदार्थ, चाहे वह प्रकाश ही क्यों ना हो, वो बाहर नहीं आ पाता, इसीलिए उसे ब्लैक होल कहा जाता है। छठा हमारा उपग्रह। तो ये छोटे आकाशीय पिंड हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी जो उपग्रह होते हैं ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो तारों की परिक्रमा नहीं करते, बल्कि वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, और इनका अपना प्रकाश भी नहीं होता, बल्कि ये तारों के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। नंबर 7 है हमारा क्षुद्र ग्रह। ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित हैं, यानी क्षुद्र ग्रह जो हैं वो छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो हमारे सौरमंडल में मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं, और इनकी संख्या लगभग 45,000 है, और क्षुद्र ग्रहों की संख्या लगभग जो है वो 45,000 बताई गई है। और ये आकार में चंद्रमा से भी काफी छोटे हैं, और आकार में ये चंद्रमा से भी काफी छोटे हैं। चारवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है, और चारवेस्टा नामक जो क्षुद्र ग्रह है वो एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। 8वां है हमारा उल्का। तो उल्का किसे कहते हैं? ये रात्रि के समय आकाश में टूटते हुए तारे की भांति प्रतीत होते हैं। उल्का जो है रात्रि के समय आकाश में जब हम देखते हैं तो ये टूटते हुए तारे के भांति प्रतीत होते हैं। ये वास्तव में ठोस आकाशीय पदार्थ हैं, लेकिन उल्का जो है ये वास्तव में ठोस आकाशीय पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं। उल्का जो है पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर वायुमंडल के घर्षण के कारण जो है ये जो ठोस पदार्थ होते हैं ये जलने लगते हैं एवं चमकीला प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और जब जलते हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल में तो इनसे एक चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी ये टुकड़े उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, और कभी कभी ये टुकड़े जो है वो उल्कापात के रूप में, यानी उल्कापात किसे कहते हैं? उल्का का वह भाग जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और प्रवेश करते समय जलने से बच जाता है और बच के पृथ्वी के किसी भाग पर गिरता है तो उसे ही उल्कापात कहा जाता है। गिरते हैं, और उल्कापात इनमें जो है लोहा एवं निकेल जैसे भारी पदार्थों की प्रधानता होती है। उल्कापात या उल्का में जो है वो लोहे एवं निकेल जैसे भारी पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है। परसीड उल्कापात धरती पर एक विशिष्ट खगोलीय परिघटना है। परसीड उल्कापात जो है वो धरती पर एक विशिष्ट खगोलीय परिघटना है। यह स्विफ्ट टटल नामक धूमकेतु का धूलकण है, और परसीड उल्कापात जो हुआ था वो स्विफ्ट टटल नामक धूमकेतु का धूलकण है जो प्रतिवर्ष पृथ्वी के निकट से गुजरता है। यानी स्विफ्ट टटल जो है वो प्रतिवर्ष पृथ्वी के निकट से गुजरने वाली उल्का है। नेक्स्ट हमारा, यह उल्कापात तब होता है जब स्विफ्ट टटल धूमकेतु के धूल कण वायुमंडल में प्रवेश करते हुए गर्म होकर तेज प्रकाश के साथ जलने लगते हैं। उल्कापात तब होता है जब स्विफ्ट टटल नामक धूमकेतु जब हमारे पृथ्वी के पास से गुजरता है और उसके धूलकण जो है वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए गर्म होकर तेज प्रकाश के साथ जलने लगते हैं। जब यह अवशिष्ट अंतरिक्ष में रहता है तो इसे उल्कापिंड, और जब ये अंतरिक्ष में रहता है तो इसे उल्कापिंड कहा जाता है। परंतु यह जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे उल्का कहा जाता है। यानी धूलकण का यह भाग जब अंतरिक्ष में होता है तो इसे उल्कापिंड, और जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे उल्का कहा जाता है, और पृथ्वी पर जब गिरता है तो इसे उल्कापात कहा जाता है। नेक्स्ट हम स्विफ्ट टटल धूमकेतु के बारे में जानते हैं। स्विफ्ट टटल धूमकेतु पृथ्वी के निकट से बार बार गुजरने वाला विशालतम पिंड है जिसके नाभिक का व्यास जो है वो
26 किलोमीटर यानी 16 मील के लगभग है। नेक्स्ट हमारा है धूमकेतु। नौवां धूमकेतु आकाशीय पिंड, धूल कण, गैस, बर्फ आदि पदार्थों से निर्मित आकाशीय पिंड है। या धूमकेतु जो है ये आकाशीय पिंड जो है धूल कण, गैस, बर्फ आदि पदार्थों से निर्मित एक आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी धूमकेतु जो है ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य के निकट आने पर सूर्य की ओर स्थित भाग के पदार्थों के, और जब ये सूर्य के निकट आते हैं तो सूर्य की ओर स्थित भाग के पदार्थों के वाष्पीकरण से इनके सिरे का निर्माण होता है और इसकी पुंछ सदैव सूर्य से दूर होती है। टेम्पल वन, हेलवॉक, फोवर्स, हेली आदि धूमकेतुओं के उदाहरण हैं। हेली का धूमकेतु जो है वो प्रत्येक 76 वर्ष दिखाई पड़ता है। 10वां हमारा है सूर्य। सूर्य यह एक तारा है। सूर्य जो है यह एक तारा है जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। यानी सूर्य की और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इसकी सतह का तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी सूर्य की सतह का जो तापमान है वो लगभग 6000 सेंटीग्रेड का तापमान है। और सूर्य का बाहरी भाग क्रोमोस्फीयर कहलाता है और सूर्य का बाहरी भाग जो है वो क्रोमोस्फीयर कहलाता है और केंद्रीय भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है। एवं इसका तापमान जो है यानी फोटोस्फीयर का तापमान जो है वो लगभग 15000 सेंटीग्रेड के आसपास है। नेक्स्ट हमारा चंद्रमा। यह पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी से 3,84,365 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो 3,84,365 किलोमीटर की है। और चंद्रमा पर दिन का तापमान जो है वो 100 सेल्सियस के आसपास पाया जाता है एवं रात का तापमान जो है वो -180 सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग है। यानी चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपेक्षाकृत पृथ्वी से काफी कम है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है। कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है और कम गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण जो है वो चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव का मुख्य कारण है। नेक्स्ट हमारा है प्लूटो ग्रह का निष्कासन। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जैसा मालूम है पहले जो है प्लूटो ग्रह भी हमारे सौरमंडल के अंतर्गत 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसका निष्कासन कर दिया गया है यानी ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो उसका क्या कारण था ये सारी चीजें हम इस पॉइंट्स में देखते हैं। फरवरी 1930 में क्लाइड डब्ल्यू टॉबोंग द्वारा अमेरिकी वेधशाला में खोजे गए ग्रह प्लूटो को दुनिया के शीर्ष खगोलविदों ने ग्रहों की पवित्र बिरादरी सौरमंडल से बाहर कर दिया है। अंतरिक्ष नामकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संख्या अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने 24 अगस्त 2006 को यह घोषणा की कि सौरमंडल में केवल 8 ग्रह ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने प्लूटो को 9वें ग्रह होने का दर्जा समाप्त कर दिया। यानी प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ग्रहों की परिभाषा के बारे में मतदान जो किया गया इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स यूनियन की 10 दिन तक प्राग में होने वाली असेंबली में हुआ और इस बैठक में कुल 75 देशों के 2500 से
ज़्यादा वैज्ञानिकों ने भाग लिया था, जिसमें से कुल 424 वैज्ञानिकों ने प्लूटो को पारंपरिक ग्रह से हटने के पक्ष में अपना मत दिया था। नेक्स्ट जो है हमारा निष्कासन का कारण क्या था। प्लूटो को यानी यम को सौरमंडल के ग्रहों की श्रेणी से क्यों निकाला गया, इसका जो प्रमुख रीजन था वो थे हमारे ग्रह की स्पष्ट वैज्ञानिक परिभाषा के अभाव में अन्य 8 ग्रहों से उल्लेखनीय भिन्नता के बावजूद प्लूटो सन 1930 से ही 9 ग्रहों में शुमार किया जाता था। लगभग 7 दशकों तक इसकी पहचान पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। वैज्ञानिक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप जब सौरमंडल के कई अन्य नए पिंडों की खोज की गई तो उनकी पहचान के साथ प्लूटो की ग्रहीय परिकल्पना पर भी सवाल उठने लगा। अंतरिक्ष नामांकन के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ है। अंतरिक्ष नामांकन के लिए जो है वो एकमात्र अधिकृत संस्था जो है वो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है। इस संस्था की एक समिति को ग्रहों को परिभाषित करने का जिम्मा सौंपा गया था और इस समिति ने ग्रहों को नवीन परिभाषा दी और अंतरिक्ष खगोलीय संघ की जो वो समिति थी उसने ग्रहों की परिभाषा की एक नई परिकल्पना दी और वह इस प्रकार है। फर्स्ट ग्रहों की परिभाषा की जो परिकल्पना है हमारी, अब वही अंतरिक्ष पिंड ग्रह कहलाएंगे जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहली कंडीशन होगी वही अंतरिक्ष पिंड जो है ग्रह कहलाएंगे जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दूसरा क्या होगा, अपने गुरुत्वाकर्षण के लिए उनका न्यूनतम द्रव्यमान इतना हो कि वह लगभग गोलाकार हो और अपने गुरुत्वाकर्षण के लिए उन पिंडों का द्रव्यमान इतना हो कि वह गोलाकार हो एवं उनकी कक्षा अपने पड़ोसी के मार्ग को ना काटे। दूसरी कंडीशन ये थी। और तीसरी कंडीशन जो रखी गई, प्लूटो उपर्युक्त मानदंडों पर खरा नहीं उतरता, इसीलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से बेदखल कर दिया गया। अब इसे बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी एवं सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत एवं खगोलीय। तो फर्स्ट जो है जो पृथ्वी एवं की उत्पत्ति का सिद्धांत है गैसीय परिकल्पना। यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है और गैसीय परिकल्पना का सिद्धांत जो है ये कांट महोदय ने दिया था। दूसरा हमारा है निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना की जो है वो ललाप्स ने दी थी और ग्रहण परिकल्पना जो है वो चैम्बरलिन और मोल्टन ने दिया है। ज्वारीय परिकल्पना जो है वो जेम्स जीन्स एवं जेफरीज ने दिया है और द्वैतारक परिकल्पना जो है वो रासेल के द्वारा दी गई है और सुपरनोवा परिकल्पना जो है वो हायल एवं लिटन द्वारा दी गई है और अंतर तारक धुरी परिकल्पना जो है ये ऑटो शिमिड के द्वारा दी गई है। अंतर तारक मेघ परिकल्पना विद्युत चुंबकीय परिकल्पना या अंतर तारक मेघ परिकल्पना या विद्युत चुंबकीय परिकल्पना जो है वो अल्फा वेन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट हमारा है परिभ्रमण एवं ज्वारीय परिकल्पना। यह जो है परिभ्रमण एवं ज्वारीय परिकल्पना जो है वो रासजन के द्वारा दी गई है। बृहस्पति सूर्य द्वैतारक परिकल्पना जो है ये ईएम ड्रोविस्की द्वारा दी गई है और निहारिका एवं मेघ परिकल्पना जो है वो वान वाइसेज सैकर द्वारा दी गई है और आदिम ग्रह परिकल्पना जो है वो कुइफर के द्वारा दी गई है। महाविस्फोटक सिद्धांत जो है यानी बिग बैंग थ्योरी जो है ये नवीनतम सिद्धांत है। ये जो है जॉर्ज लेमेंटर द्वारा दी गई है। अब फ्रेंड्स कुछ और शब्दावलियां हैं जो हम लोग देखते हैं। तो फ्रॉनहोफर रेखाएं ऐसी रेखाएं उन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं उन्हें कहते हैं सौर स्पेक्ट्रम में 7 रंगों के अतिरिक्त तमाम
काली रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी जो सौर स्पेक्ट्रम होता है हमारा, उसमें 7 रंगों के अतिरिक्त जो है कई काली रेखाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। यानी सौर स्पेक्ट्रम में हमें जो काली रेखाएं दिखाई देती हैं, उन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। इनमें प्रत्येक रेखा द्वारा सौर वायुमंडल में उपस्थित किसी न किसी तत्व को इंगित किया जाता है, और ये जो सौर रेखाएं दिखाई देते हैं काले रंग की सौर स्पेक्ट्रम में, ये किसी न किसी रूप में सौर वायुमंडल में जो उपस्थित तत्व हैं उनको इंगित करती हैं। इन रेखाओं की तीव्रता एवं मोटाई से तत्व विशेष के घनत्व एवं तापमान का ज्ञान होता है। नेक्स्ट हमारा है सौर ज्वाला। सूर्य से हर दिशा में प्रक्षेपित प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन अणुओं के नाभिकों को बहुत अधिक उत्सर्जन, कभी कभी लगभग 700 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति तक तीव्र होकर कोरोना को पार करके अंतरिक्ष में चला आता है। यानी सूर्य से हर दिशा में प्रक्षेपित प्रोटॉन्स का बहुत अधिक उत्सर्जन कभी कभी लगभग 700 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति तक तीव्र होकर कोरोना को, सूर्य का जो भाग है कोरोना को पार करके अंतरिक्ष में चला आता है, जिसे सौर ज्वाला नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है अरोरा बोरियोलासिस किसे कहते हैं? या उत्तरी ध्रुवीय ज्योति। अरोरा बोरियोलासिस या उत्तरी ध्रुवीय ज्योति उत्तरी ध्रुव पर लगभग 100 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कभी कभी रंगीन प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। उत्तरी ध्रुव पर जो है 100 से लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कभी कभी रंगीन प्रकाश जो है वो दिखाई देता है। इसका कारण सौर ज्वालाओं का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर हवा के कणों से टकराना है, और जिसका कारण जो है सूर्य से सौर ज्वाला निकलती है, वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर हवा के कणों से टकराती है, तो वो सौर ज्वाला की उत्पत्ति का कारण हो गया। तो इसे ही ऑरोरा बोरियोलासिस या उत्तरी ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा अरोरा ऑस्ट्रोलासिस या दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति। तो सौर ज्वाला के भू वायुमंडल में प्रवेश करने पर वायु कणों के टकराव के बाद दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देने वाला रंगीन प्रकाश जो है वो अरोरा ऑस्ट्रोलासिस, यानी अगर उत्तरी ध्रुव में दिखाई देगा तो अरोरा बोरियोलासिस, और दक्षिणी ध्रुव पे दिखाई देता है तो उसी को अरोरा ऑस्ट्रोलासिस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है सौर पवन। सौर पवन जो है सौर परिमंडल से निरंतर निकलने वाली कम प्रभावशाली प्रोटॉन्स की तीव्र धारा, जिसकी गति लगभग 640 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सौर पवन मतलब सौर मंडल से निरंतर निकलने वाली कम प्रभावशील प्रोटॉन्स की तीव्र धारा, जिसकी गति जो है वो लगभग 640 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, वह सौर पवन कहलाती है। सूर्य की घूर्णन गति के कारण इसका आकार जो है वो सर्पाकार होता है, और सूर्य के घूर्णन के कारण जो है सौर पवन का आकार जो है वो सर्पा आकार होता है। इसके साथ चुंबकीय क्षेत्र होता है, और सौर पवन के साथ जो है एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसके कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इनको विक्षेपित कर देता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है ये विक्षेपित हो जाते हैं। कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर ध्रुवीय ज्योतियों का दर्शन होता है। तो ये हमारा सौर पवन के बारे में हुआ। नेक्स्ट हमारा है सौर कलंक। सौर कलंक सूर्य के परिमंडल में दिखाई देने वाले धब्बे, जिनका तापमान सूर्य की सतह के तापमान से काफी कम होता है। संभवतः यह चुंबकीय रेखाओं का बंद क्षेत्र है, और सौर कलंक की अधिकता के समय पृथ्वी पर चुंबकीय आंधियों का जन्म होता है, जिसका प्रभाव रेडियो, टेलीविजन और वायरस आदि पर
पड़ता है। यानी सौर कलंक जो है वो सूर्य के परिमंडल में दिखाई देने वाले धब्बे हैं, जिसका तापमान जो है वो सूर्य की सतह के तापमान, जो सूर्य की सतह का तापमान 6000 सेंटीग्रेड से है, उससे काफ़ी कम होता है। लगभग काफ़ी कम यानी लगभग 1500 सेंटीग्रेड तक यानी 3500 तक पाया जाता है सौर धब्बों का तापमान। संभवतः यह चुंबकीय रेखाओं का बंद क्षेत्र होता है और सौर कलंकों की अधिकता के समय, यानी सौर कलंक जो सूर्य में अधिक जिस समय दिखाई देते हैं, उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय आंधियों का जन्म होता है, जिसका और चुंबकीय आंधियों का प्रभाव जो है वो रेडियो, टेलीविजन, वायरलेस आदि पर पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है वेन एलन वेल्ट या चुंबकीय मंडल। एलन वेल्ट या चुंबकीय मंडल। चुंबकीय मंडल जिसकी ऊंचाई धरातलीय सतह से 64,000 किलोमीटर है, वेन एन वेल्ट कहलाती है। यह वेल्ट पृथ्वी की चुंबकीय कवच है, जिसमें सूर्य से निकले हुए प्रोटॉन्स एवं इलेक्ट्रॉन्स फंसकर पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति 66 से ही 1/2 डिग्री से बंध जाते हैं। तो ये वेन एलन वेल्ट या चुंबकीय मंडल हुआ। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा ब्रह्मांड के अंतर्गत या सौरमंडल के ग्रह। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सौरमंडल के ग्रह के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।